नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको जो है पैरासीटामोल 500 का काम करेगा, जैसा कि आज तक करते आए हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है आपका एनालिसिस वाली, ये आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी जहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। हमारा एक पेड पीडीएफ ग्रुप भी चलता है जिसका वीडियो आपके यूट्यूब पे 8 से 9 बजे रात में पर डे एक वीडियो प्राप्त होती है। इसी वीडियो की हूबहू पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है, जिसकी आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। अगर आपको पीडीएफ बाय करना है तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको बता दिया जाएगा। मैं ही आपको बता देता हूँ, 25 रुपया में ये 57 क्लास की पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको पहुंचाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिलहाल थर्ड शिफ्ट का देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपसे लिंगानुपात का अगर नॉलेज है तब आप बना सकते थे, वैसे आप छांट भी सकते थे और आप जो है मतलब छांटने वाले मेथड से भी बना सकते थे। देखिए दिया गया था कि भाई 4 गो कथन दिया गया था और इधर जो है 4 गो आंकड़े दिए गए थे, ठीक है, आपको मैच करना था, है ना। तो भाई यहाँ पे जो है लिंगानुपात के संदर्भ में ये कथन प्रस्तुत किया था एग्जामिनर ने आपके पास। तो भाई दिल्ली का कितने लिंगानुपात है, 868 है। आप इधर मान लीजिए हमें दिल्ली का पता नहीं है, हरियाणा का भी पता नहीं है, पुदुचेरी का तो पता है, केरल का तो पता है। तो ये दोनों अगर मैच हो जाएगा तो एक ऐसा ऑप्शन मिला के दिया होगा कि अगर आपने 2 जानते हैं तो 2 आराम से मार सकते हो, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुदुचेरी का 1038 है, केरल का 1084 है, दिल्ली का 668 है, हरियाणा का 917 है। अब आते हैं थोड़ा कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होता है ना। इसके अलावा लिंगानुपात क्या होता है। जो बच्चे नए हैं, जो समझ गए बहुत अच्छा, भाई जो नहीं समझ रहे उनके लिए भी हूं मैं, है ना। लिंगानुपात क्या होता है ना। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये सभी के सभी आपको जो है जानना है ना। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। तो ये सभी बात जो है जरूर समझें। शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो गई। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों के मतलब समक्ष में कितनी महिलाएं हैं, है ना। तो ये होती है आपका लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने आदमी निवास करते हैं। उस हिसाब से भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में 382 आदमी 2011 में जो है निर्धारित किए गए थे, माने काउंट किए गए थे। सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है और सबसे अधिक जो है बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली में है और ओवरऑल देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि आप जानते हैं भाई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो रहेगा ही, है ना। तो ये आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या होती है शिशु मृत्यु दर, क्या होती है जनगणना घनत्व, क्या होती है आपका लिंगानुपात, ये चीज आपने यहाँ से समझ लिया। साथ ही साथ पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश में हायर सेक्स रेशियो वाला जो है आपका यूटी है और वैसे ओवरऑल राज्य में केरल है। यहीं पर ही बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट भी केरल जो है ये सबसे हाई है, 94%। तो 2011 में था जी, तो बढ़ा होगा मेरे ख्याल से। अब अभी जो डाटा आएगा ये तो 100% भी हो सकता है। पुदुचेरी का नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप इस कड़ी में आगे है। लक्षद्वीप जो है 2011 के अनुसार 91.6% साक्षरता दर के साथ यूटी में सबसे ऊपर था। इसके अलावा झावेरी बहन किस नृत्य से संबंधित है भाई साहब, झावेरी बहन बताइए। झावेरी बहन, झावेरी बहन कहाँ जाएंगे आप, सिंह सरनेम रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप, तो आप जाएंगे भाई मणिपुरी के साथ, मैंने बता रखा है। रेड्डी सरनेम रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप जाएंगे भैया आंध्र प्रदेश घूमने कुचिपुड़ी के पास। इसके अलावा अगर आपको महराज सरनेम दिख जाए तो आप कहाँ जाओगे, हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया कथक के पास, ठीक है। अगर आपको महापात्रा सरनेम दिख जाए तो आप कहाँ जाओगे, हम जाएंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने ओडिसी नृत्य के साथ। तो ये कुछ कुलवे मैं आपको दिया हूं जिससे भी आपका काम चल जाता है। इसके अलावा मैं 5-6 इंपॉर्टेंट जो महिला रही, नृत्यांगना रही, उनको अलग से बताया करता हूं। जैसे आप कलावती देवी, कलावती देवी, देवी दे सुनने से लग रहा है कि ये यूपी बिहार से होंगे। कलावती देवी, बिंबावती देवी, बिंबावती
देवी, है ना, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, चारू माथुर, इन तीनों को एक साथ याद रखें, ये मणिपुरी के हैं, ठीक है। इसके अलावा सितारा देवी, सितारा देवी, सितारा देवी ये कथक से संबंधित है, तो इनको ध्यान रखें। एक है आपका जी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी ये सुरबहार प्ले करती है, इन्हें ध्यान रखें। एक है जी रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी, देवियां बहुत हैं अपने यहाँ, और ऐसे भी देवियां स्वरूप जानते ही है, लक्ष्मी सरस्वती सब देवी हैं भाई, तो देवियां बहुत हैं। तो रुक्मिणी देवी ये भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, और राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला नृत्यांगना ये आपका रुक्मिणी देवी है। लेकिन अगर आपसे फिल्म अभिनेत्री कहे तो नरगिस दत्त, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के कलाकार कौन है भाई, अभी मैंने बता दिया, कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, गुरु विपिन सिंह, इनको भी नहीं बोले, गुरु विपिन सिंह गुरु है भाई। इसके अलावा सिंह सर ने मैंने बताया, तो सिंह में और कौन कौन सा आएगा भाई, आतंब सिंह, है ना, इसके अलावा गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, नल कुमार सिंह, ये सभी के सभी जो है मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नर्तक और नर्तकियां हैं। गुलुखेरू चरण महापात्रा, महापात्रा सरनाम आपने देखा नहीं कि ओडिसी के पास पहुंच गए। सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह जो है ये आपका ओडिसी के साथ साथ और भी नृत्य कर लेते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य, कथक शास्त्रीय नृत्य एकमात्र 8 शास्त्रीय नृत्य में ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं, आने वाले समय के लिए मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर ठीक है सही सोचता है, ठीक है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है इसे मुस्लिम का संरक्षण प्राप्त हुआ था, बाजीद अली शाह का। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य को टटोला है, भले वो जो है मुगल काल में पनपा लेकिन संरक्षण प्राप्त नहीं पाया, ठीक है। लेकिन एक जो आपका कथक है ये आपका अवध के नवाब बाजीद अली शाह का संरक्षण प्राप्त किया था। तो आपसे आने वाले दिन में एग्जामिनर क्वेश्चन राइज कर सकता है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य जो है इस्लाम धर्म की भी संरक्षण प्राप्त से जो है प्राप्ति ले चुके हैं, तो आप कथक को लगा के आना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ये किससे संबंधित है, कोई बच्चा बोल रहा है 51 ये संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य मैंने 2 बार राइज करके पूछा भाई मौलिक कर्तव्य था क्या, मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में था क्या, तो नहीं था, तो भाई तो हो ही नहीं सकता ना। 51 का ये तो सिर्फ मौलिक कर्तव्य के लिए जिंदा है भाई, उसमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य है, ये तो मैं मानता हूं कि इसकी 11 अलग अलग पार्ट है, ABC इस प्रकार से चलता रहता है, और मैंने ये सीट आपको दिया भी है ना। लेकिन ये ऑप्शन में जब नहीं है तो 48 ए ही डिफिनिट होगा। एक बच्चा 48 ए भी बताया भाई, 48 ए में क्या होता है, मैंने बोला भाई पर्यावरण से संबंधित है 48 के सभी पार्ट, है ना, जो नेचर को बैलेंस रखता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। तो 48 का ए में क्या है, पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। इसी वन्य जीव से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया कि भाई जो दुधारू मवेशी है खास करके गौ, उनकी हत्या निषेध है, ये आपका डायरेक्ट 48 बताता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करता है, ये अगर नहीं होता तो हम लोग शायद जो है मौलिक अधिकार का जो लाभ ले रहे हैं वो नहीं ले पाते, है ना, क्योंकि भाई आपका ही दुकान और आप ही भाव तय करने वाले हो, तो भाई फिर तो हो गया, है ना, सामान भी आपका और फैक्ट्रियां भी आपकी, तो फिर तो खत्म। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और आर्टिकल 51 की एक कहोगे तब मौलिक कर्तव्य होगा। खाली 51 में जो है ना ये विदेश की जो शांति नीति है उसे जो है बढ़ावा देने की बात करी गई है। आर्टिकल 46 में जो कमजोर वर्ग हैं समाज में, जैसे ST ST या फिर जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट देना, उनको जो है सहायता प्रदान करना, इसलिए इसे बनाया गया है। इसीलिए मैं उस दिन एक क्वेश्चन का आंसर दिया था कि इसकी झलक आपको पूना पैक्ट 1932 में देखने को मिल जाती है। पूना पैक्ट 1932 जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के साथ में हुआ था, इनमें भी लगभग सेम चीज पे ही बात हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर कम व्यू से जो है डिमोटिवेट मत होइए, आप तो मतलब क्या लिखे हैं, बिलियन या मिलियन सब्सक्राइबर के जो है डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता दोस्त, आप लोग इतने प्यार देते हो, मैं डिमोटिवेट होने का सवाल ही नहीं उठता। 10 बच्चे मेरे से अगर अच्छे से पढ़े तो मैं 10 के लिए ही तैयार हूं भाई, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये आपका गोवा जो है हमेशा एक्टिव रखता है अपने आप को। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है, मैंने यहीं पर ही बताया, अनुच्छेद 40 के पास ही अनुच्छेद 243 भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 243 ओनली ग्राम पंचायत से नहीं है, नगर निगम से भी है, म्युनिसिपैलिटी है ना, इससे भी संबंधित है। अनुच्छेद 39A समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय, निःशुल्क मतलब जो आपका प्राइसलेस होता है, प्राइसलेस कहेंगे तो फिर अद्वितीय हो जाएगा, निःशुल्क लेस मतलब कोई भी पैसा नहीं भैया, पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में DPSP है, नीति
निदेशक तत्व है, ये 36 से 51 के बीच में वर्णित है, इसी का मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा था। और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जहां तक मेरी, जब मैं तैयारी करता था और जो भी एग्जाम मैंने निकाले, ये सिर्फ मेरी एक ही रहा कि कुछ ऐसे टॉपिक को मैं पकड़ा कि एग्जाम में जो है फिक्स आते हैं भाई, तो यहाँ से नंबर पहले फिक्स कर लो। जैसे संविधान आज तक बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम आया जहां पॉलिटी से आपको 2-4 नंबर नहीं आए हो, बताइए। तो आप इसे पहले ही फिक्स कर लें, ठीक है। संविधान के आर्टिकल पे वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिनके पास टाइम है और जो चाहते हैं तो देख सकते हैं भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी शायद। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सार्क से संबंधित है? एक ऑप्शन दिया गया था सफ्टा, सफ्टा भी सार्क से संबंधित है। और बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था। तो सफ्टा का होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, बिजनेस, है ना। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक तो ये आपसे पूछता है, एक आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछता है, एक आपका जो है नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछता है, मुद्रा योजना में डी का फुल फॉर्म पूछता है। ये कुछ फुल फॉर्म है। इसके अलावा एसएआई साई का फुल फॉर्म पूछता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहाई का फुल फॉर्म पूछता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म पूछता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना चाहिए ताकि आपको नंबर मिलता रहे। इसके अलावा जो सार्क की मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये काठमांडू के अंदर है। काठमांडू पशुपतिनाथ की नगरी है भाई, पशुपतिनाथ मतलब महादेव। और ये नेपाल के अंदर है, पशुपतिनाथ की महादेव मंदिर। नेपाल के लुम्बिनी में ही बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेपाल भारत के रिलेशन में जो है उत्तरी पार्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है। नेपाल से सटे हुए जो 5 राज्य हैं वो आपको जरूर ध्यान रखना है। आपका जो है ये क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस प्रकार से जो 5 है आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ये तो मैं नेपाल चला गया था। इनके अलावा जो सबसे लास्ट में आपका सार्क में जुड़ा ये अफगानिस्तान है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है सार्क के रिलेशन में। और सार्क की स्थापना कब होती है इंपॉर्टेंट? तो 1985 में होती है। 1985 में आप द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी याद रख ले साथ में, तो ज्यादा बेटर है, दोनों एक ही साथ काम हो जाएगा आपका। अगला, अच्छा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं। ये बात जो मैं बोलता हूँ ना भाई, ये वाला, ये है ना, जिंदा लाइव, है ना, लाइव तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मतलब लाइव तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो बात बोलता हूँ ना, ये जरूर आप सुनते रहिए, काम की है आपके, ठीक है। इसमें जो चीज छपा है वो तो काम की है ही है। इसके अलावा जो मैं कहीं से कहीं ट्रैक चेंज करके चला जाता हूँ, ये बड़े काम की है, जो ये रिलेट करके पढ़ने के तरीके हैं, ठीक है। गुरु घासीदास जो पंथी लोक नृत्य से संबंधित है, किस राज से संबंधित है? अब मैंने आपको बताया भाई, पंथी, सुवा, सैला, कर्मा, झूमर भी काफी हद तक, पंडवानी, ये सभी के सभी किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो अगर आप घासीदास जी को नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरु घासीदास नेशनल पार्क पढ़ाए हैं ना भाई, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो भाई जो स्थानीय लोगों के नाम पे ही ना स्थान में बनेगा। अब भाई जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो सकता है कि मेरे गांव में एक चौराहा बन जाए, लेकिन मेरे नाम पे दिल्ली में तो नहीं बनेगा, मैं इतने फेमस तो नहीं हूं। तो भाई जिस हिसाब से जहां पर मैं फेमस हूं वहीं बनेगा, ठीक है। तो गुरु घासीदास जी के नाम पे आपके छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पे ये भी साथ में ध्यान रखें। और छत्तीसगढ़ से है गुरु घासीदास, ये पंथी लोक नृत्य के जो है संपादक थे या फिर करने में जो है कलाकार थे। इनके अलावा पंथी, राउत, नाचा, कर्मा, सैला, पंडवानी, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सैला में स्टार लगा लीजिएगा, ये एमपी में भी होते हैं, ठीक है। सैला में जो है स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके जो है छत्तीसगढ़ से भी संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, कोली, फुगड़ी, लेजिम, ये महाराष्ट्र के डांस है, जिसमें कोली जो है ये ट्रैवल है। ट्रैवल मतलब जो यहाँ के जो मछुआरा समुदाय होते हैं अपने गांव घर में, जो मछली पालन का काम करते हैं, तो यहाँ भी है, तो इनको जो है कोली कहा जाता है। इनका एक अलग होता है, कोली फेस्टिवल डांस होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप रंगोली देख रहे हैं, ये कोई डांस नहीं है, ये एक जो है चित्रकला है, जो इस प्रकार से महिलाएं बनाती है। मैंने भी अपने रूम के बाहर भी कई दफा देखा किसी विशेष जो है खास मौके पे महिलाओं को बनाते हुए, और बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। इसमें जो है अबीर, जो सूखा रंग होता है ना, उससे बनाते हैं। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, ये सब तेलंगाना में मनाए जाते हैं। इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया, आप देख लीजिएगा। सामा चकेवा बिहार,
बिहार, झिझिया बिहार, छठ पर्व बिहार, शीतल शीतल बिहार की जो है मिथिला वाली रीजन का जो है पार्ट है, जहाँ पे नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिथिला पेंटिंग काफी फेमस है वर्ल्ड स्तर पे, ये मधुबनी बिहार से है, संबंधित है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा ही दूर है। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक को हराने के लिए किसकी सहायता लिया था, या फिर किसके सहायता से हराए थे? तो ये कोई पूछने की बात है जी, कल भी चाणक्य को पूछा गया था। कल का एक बच्चा कमेंट किया था कि भाई अर्थशास्त्र की पुस्तक जो के लेखक है ना वो चाणक्य हैं, वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मैंने विष्णुगुप्त बता दिया था, तो विष्णुगुप्त नहीं है बंधु। जो अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं इनके तीन नाम है, एक तो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, चाणक्य है। आज के ऑप्शन में आपको विष्णुगुप्त दिया गया था, समुद्रगुप्त दिया गया था और भी चंद्रगुप्त दिया गया था, तो विष्णुगुप्त आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की मदद ली थी, ठीक है। इसके अलावा एक विष्णुवर्धन भी है जी, ये चालुक्य वंश के संस्थापक है, ठीक है। एक विष्णुवर्धन भी है, विष्णुवर्धन, ये चालुक्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर कीजिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र नियम कानून और पॉलिटिक्स व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। दोस्तों मिस प्रिंट हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ ना, वह जो टाइपिंग मिस्टेक है ये इंसान कर रहा है तो एक आध कर सकता है गलती हो, लेकिन मेरे मौखिक रूप से गलत बहुत कम होगा, बहुत कम, 99 मतलब बहुत ही कम, ठीक है। इसके जो अलावा है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन है भाई? धनानंद। प्रथम शासक कौन थे? महापदम नंद, ठीक है। ये धनानंद वाली सीरीज भी चल गई थी, इसे तो कोई याद ऐसे ही हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आए थे, कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग मुझे कॉमेंट करेंगे। और किसके राजदूत थे मैं बता दे रहा हूँ, सिल्कस निकेटर के। और इंडिका नामक एक पुस्तक लिखे थे जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से होती है भाई? कोई नहीं छोड़ा होगा, अमरकंटक के जो है अमरकंटक रीजन, अमरकंटक चोटी से, जो मैकाल रेंज की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो वहां से निकलती है आपका क्या जो है आप क्या नर्मदा नदी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर के अंदर गिरने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं, नदियां नहीं नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन। जैसे आप अगर मुंबई आएंगे, हो सकता है कि आने वाले दिन में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुंबई में किसे मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है? तो मुंबई का लाइफ लाइन जो है यहाँ की लोकल ट्रेन की कहा जाता है। जो मुंबई के लोकल ट्रेन है इसे मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है। आपने वो पिक्चर देखा होगा द लंच बॉक्स है ना इरफान खान का, उसमें ये चीज शायद एक बार बताया है। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ओमकारेश्वर सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा विपरीत दिशा में बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर के भेड़ा घाट के पास स्थित है ना, धुआंधार जलप्रपात, एकदम रुई के समान जल दिखेगा। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ हुआ था? एक तो बच्चा ये बोल रहे हैं, एक बच्चा ये बोल रहे हैं कब हुआ था, तो भाई दोनों की आंसर है। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। भारत में सिर्फ एक जगह नहीं हुए, कई जगह कराए गए, कोलकाता, भुवनेश्वर, लिंगराज स्टेडियम यहाँ भी करवाए गए, गुवाहाटी, अहमदाबाद, नई मुंबई में भी करवाए गए। तो ये जो है भारत में इतने जगह पे करवाए गए। साथ ही ये भारत में हुआ, तो ये तो देश के स्तर पे आंसर हो गया आपका। अगर कब कराया गया, तारीख से पूछ रहा है, क्योंकि भाई कल जो है तारीख से आपका ओलंपिक पूछ दिया था, पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक चला। यहाँ पे विजेता जो है स्पेन रहा था और रनर अप जो है कोलंबिया रहे थे, कोलंबिया, ठीक है। और इस बार का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंदर, उसके विजेता जर्मनी रहे हैं। अगर आप 3-4 महीने के बाद कोई एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलाएगा, जर्मनी वाला, ठीक है। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला एक बता ही दिया विजेता। और अगर मस्कट पूछा जाता है लोगो, तो भाई ईभा था। ईभा का मतलब शेर होता है, एशियाई शेर से लिया गया है ईभा। इसके अलावा एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है ये बता दूं, गिर में पाया जाता है। गिर कहाँ पे? गुजरात में गिर वंशदा, है ना, रानी की वाव, पालिताना के जैन मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सभी गुजरात के अंदर है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो भाई पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1949 दिन में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ जरूर घुमाया होगा, क्योंकि हुबहू क्वेश्चन 2 शिफ्ट में तो नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया है पूर्ण स्वराज वाला क्वेश्चन। तो बताइएगा क्वेश्चन क्या था? संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, और मांग की गई थी 1929 में। 26 जनवरी को जो है हमारे देश का जो है संविधान लागू हुआ था। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए थे। ये इसलिए मनाए थे, ये लाहौर अधिवेशन के ही उपलक्ष्य में जो है सेम कंडीशन क्रिएट हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा नहीं पास हुआ, मतलब स्वतंत्रता की मांग हुई थी। इसके अलावा कौन सा उपकरण हवा की गति दिशा ज्ञात करने के लिए जो है आपको इंपोर्टेंट है या फिर मतलब यूज में लिया जाता है?
तो भाई ऑप्शन में जो है बच्चे बताए कि एनीमोमीटर, ये मुझे एक ही ऑप्शन मिला है। तो भाई हवा की जो है माप की जाती है एनीमोमीटर से, तो गति तो हो गई, गति तो समझ में आ गया। दिशा दिशा दिया है एक्स्ट्रा कुछ, तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन नहीं है कि मैं जस्टिफाई करूँ ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन एनीमोमीटर हवा की गति मापते हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। एनीमोमीटर से पवन की वेग मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर थोड़ा सा खुदा से जुदा वाला आंसर है, यहाँ ड्रो है यहाँ ग्रो है, तो ग्रो वाला आर्द्रता मापते हैं। पैरोमीटर से है ना उच्चधिक हाईली टेम्परेचर को मापा जाता है, जो ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है उसके पीछे क्या लिखा रहता है, हाईली फ्लेमेबल, जैसे आप पेट्रोलियम वगैरह का टैंक देखे होंगे, है ना। तो पैरोमीटर से उच्चतम तापमान मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब पारा समझ लीजिए यहाँ पे, तो मौसम साफ रहेगा। एकाएक नीचे गिर गया तो क्या होगा, मौसम तूफान उफान आएगा, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, 2 करोड़ बार तो ये क्वेश्चन आया, तो बताना है आपको बार में, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना को लगभग कितने वर्ष हो गए, भाई साहब 14 में आया था, 14 में आया था, अगस्त महीने में आया था 14 में, तो लगभग 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, सॉरी 2022 तक पूछा ना, जहां 8 साल हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में किस मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना में सबसे अधिक खाता किस राज्य ने खोले, तो उत्तर प्रदेश ने खोले, है ना। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में, एक सेकेंड, हाँ, उद्देश्य क्या था, तो भाई सभी भारतीय नागरिकों को जो है बैंकिंग सुविधा का लाभ दिलाना या फिर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, बैंक खाते की मदद से जो है उसको सेवा प्रदान करना, जो भी आप लैंग्वेज कर लो। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को कैलोजेन कहते हैं, कैलोजेन। देखिए मैं आज हेलोजन तो बताया था लेकिन कैलोजन नहीं बताया था। देखिए कैलोजोन जो है ये समूह 16 को कहा जाता है, जिसे आप ऑक्सीजन समूह भी कहते हैं। ऑक्सीजन वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहले ऑक्सीजन है, फिर आपका सल्फर है, फिर सेलेनियम है, फिर कुछ उपधातु आ जाते हैं इसी ग्रुप में, और नीचे पोलोनियम भी आता है, इस प्रकार से। तो इसे जो है हम कैलोजेन कहते हैं, कैलोजेन ग्रुप, ठीक है। एक आता है जी आपका हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप क्या होती है, समूह 17 में है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें मैंने बताया कि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे अधिक लगाव रखा है, सबसे अधिक लगाव, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं इसे, है ना। एफेक्शन होता है ना लगाव किसी के प्रति, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन से एफेक्शन है, बहुत ज्यादा एफेक्शनेटेड है। कौन, क्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये क्या है भाई, सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा निगेटिविटी जो है ये आपका फ्लोरीन के अंदर है। ब्रोमीन जो है ये आपका रूम टेम्परेचर पे, जो आपका कमरे की टेम्परेचर है उस पे ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और आपसे क्वेश्चन भी राइज होता है कि कौन सा धातु कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, तो ब्रोमीन। आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है, सबसे बड़ी काम यही करता है आयोडीन का। इसके अलावा समूह 18 में क्या पाई जाती है, तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस पाई जाती है। अक्रिय गैस या फिर इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। ध्यान रखें जो बच्चे न्यू कॉमर है, न्यू एग्जाम देने आए हैं, भैया अक्रिय गैस को ही इनर्ट गैस कह लीजिए, नोबल गैस कह लीजिए। नोबल भैया, नोबल मतलब उच्च क्वालिटी के भी होते हैं, नोबेल मतलब आपका ग्रंथ भी होता है ना। तो भाई प्रोनाउंसिएशन सेम ही होती है, स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है ना। तो भाई जो इनर्ट गैस है, यहाँ पे मिनट लिखा गया इसलिए मैं इसे छुपा रहा हूँ मिनट को। तो जो इनर्ट गैस है ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन है। मैंने यहाँ से सभी चीज मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में डिस्कस कर दिया था। हीलियम को जो है सांस लेने के लिए प्रयोग तथा अस्पताल में भी होता है इसका प्रयोग, और गोताखोर भी करते हैं ऑक्सीजन में मिला के। आर्गन जो है ये आपका मरकरी वगैरह में भरे जाते हैं। क्रिप्टन का फिलहाल रहने दीजिए। जेनोन जो है, जेनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, और अक्रिय गैस में एकमात्र गैस है जो कोई भी आपका जो है किसी से संयोग करने की क्षमता रखता है। कौन है भाई, जेनोन है। इसके अलावा रेडोन जो है कैंसर चिकित्सा में इस्तेमाल हो सकती है। नियोन जो है ये आपका जो ट्यूब वगैरह होते हैं, रोड लाइट वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा समूह 3 से 12 तक को जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर इसे संक्रमक धातु या फिर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है, जो इसकी मेटेलिटी गुण होती है ना, मेटेलिक गुण, ये काफी उच्च होती है अन्य के तुलना में। इसमें भी कुछ बीच के पोर्शन जो है ये ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी 3 से लेकर 12 तक के जो पोर्शन है, जो भाग हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसको संक्रामक धातु या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स
कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इधर से 2 गो समूह और होगा, उधर 6 गो समूह और होगा, क्योंकि 18 गो समूह है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो समूह है और 7 गो आवर्त है। आवर्त बजा नीचा वाला सुतलावा, मतलब जो रो है और जो खड़ा है ना, वो क्या है भाई, आपका वर्ग है या समूह है। राइट। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? चिरंजीवी जी को, और महिला में वहीदा रहमान मैम को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लीवर से एक प्रश्न आया था, लीवर क्या है? प्रश्न तो क्लियर नहीं है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जरूर है। इसके अलावा इससे पित्त का स्रावन होता है, पित्त होता है ना, पित्त। और कहाँ जमा पे होता है? तो गाल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर जमा होता है। केमिकल की फैक्ट्री कहती है इसे। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखता है अपना जो है बुरे समय के लिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म में रोजा किस महीने में मनाया जाता है ना? इस्लाम धर्म, अच्छा यहाँ पे जो ग्रंथि सी क्वेश्चन आई, थोड़ा सा और समझिए। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा ना, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अब टू ग्रंथि को लगा के आना आंसर। और खाली सबसे बड़ा ग्रंथि ये कहेगा, अंतःस्रावी बहिस्रावी मेंशन नहीं रहेगा, तब लीवर। और सबसे छोटा ग्रंथि कहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, खाली ये पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो पीयूष, पिट्यूटरी या फिर मास्टर ग्लैंड, इसे ही कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछेंगे ना, तो अग्नाशय कीजिएगा, पंक्रियाज, क्योंकि ये अंतःस्रावी का भी काम करता है और ये बहिस्रावी का भी काम करता है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी मैंने आपको समझा चुका है कि भाई जो डक्ट के अंदर छोड़ता है, एक तो डायरेक्ट छोड़ देता है ना, ये बहिस्रावी हो गया। एक आपका डक्ट के अंदर जो है अपना जो भी इसकी एंजाइम वगैरह जो भी उसको मतलब लिखे, मतलब उसमें डालना है, वो एक डक्ट के माध्यम से डालते हैं, वो अंतःस्रावी होते हैं। जैसे मैंने पानी चढ़ाने का उदाहरण आपको पहले ही बता चुका है कि भाई कोई आदमी को जो पानी चढ़ता है सलाइन, तो एक बार आप देखेंगे कि इंजेक्शन इसी में डाल देता है पानी में, और एक वो इंजेक्शन डायरेक्ट नस में देता है हाथ में, है ना। तो इससे समझाया था, है ना, देहाती भाषा में कि भाई अंतःस्रावी क्या होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक है भैया, इस्लाम धर्म में रोजा किस क्रमांक के महीने में मनाया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है उसके किस महीने में जो है रोजा होती है, तो 9वें महीने में होती है। इस्लाम धर्म के नव वर्ष जो है ये मुहर्रम होते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नव वर्ष जो है मुहर्रम के तौर पे हम लोग मुहर्रम जानते हैं, और जो है इस्लाम धर्म में ये नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के खोजकर्ता पैगंबर मोहम्मद साहब की स्मृति में मिलाद उल नबी त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, क्या कौन सा? मिलाद उल नबी, याद रहेगा। भारत में सबसे पुराना मस्जिद की बात करेंगे तो चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कहां पे भैया? केरल के अंदर है। हिजरी संबंध की शुरुआत कब हुई? कत्ते दफा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 622 ईस्वी में। और शक संबंध की तो 78 ईस्वी में, है ना, कनिष्क के द्वारा। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। नौजवान सभा भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था, और भी लोग थे इनके साथ, ऐसा नहीं खाली सचिंद्र सन्याल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हसरा 1928 भगत सिंह के थे दिल्ली के अंदर। स्वराज दल की स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास 1923 में, है ना। इसके अलावा और भी दल हैं बहुत सारे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। 1913 में लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किए थे। तो ये सब कुछ संस्था हैं जो हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में जो है सक्रिय रहे थे। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।